के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चैनपुर की कोठी, साल 1983। बस कंडक्टर ने आवाज दी, चलिए चलिए उतरिए, चैनपुर बस स्टैंड आ गया है। बस स्टॉप पर यात्री बस रात के करीब 1 बजे रुकती है। ये एक छोटा सा बस स्टैंड था जहाँ सवारियों की संख्या बहुत कम थी। ये एक छोटा सा कस्बा था। तभी एक यात्री ने आवाज दी, रुकना भाई, मेरा सामान अभी उतर रहा है। कंडक्टर ने कहा, जल्दी करिए साहब, हमें यहाँ से आगे भी जाना है। सामान उतारने वाला आदमी दिवाकर था। वो फौज से रिटायर हो चुका था और दिवाकर अपने लिए एक ऐसे घर की तलाश में था जहां वो अपने परिवार के साथ रह सके। लेकिन उसकी इच्छा एक बड़े से घर को खरीदने की थी। इस सिलसिले में वो अपने मामा के घर जा रहा था। वीरान बस स्टैंड में 1-2 आदमी ही नजर आ रहे थे। दिवाकर ने एक आदमी से पूछा, भाई ये चैनपुर गांव जाने के लिए कोई साधन या टैक्सी मिल सकती है क्या? उस आदमी ने कहा, साहब, चैनपुर जाने के लिए सवारी आपको सुबह के बाद ही मिलेगी। दिवाकर को वो आदमी थोड़ा अजीब सा लगा। दिवाकर ने मन ही मन सोचा। फिर उसने सोचा कि उसके मामा का घर यहाँ से करीब 3 किलोमीटर ही होगा। उसने पैदल ही घर की ओर जाने का निश्चय किया और अपना सामान उठाकर अपने मामा के घर जाने के लिए निकल पड़ा। दिवाकर जिस रास्ते पर चल रहा था वो खेतों और आम के बगीचों के बीच से होकर गुजरता था। वो कच्ची पगडंडियों पर बढ़ता जा रहा था। स्याह काली रात में आसमान में तारों की टिमटिमाहट दिवाकर के रास्ते को मुश्किल से ही रोशन कर पा रही थी। आम के घने जंगलों की तरह दिखने वाले बाग में सूखे पत्तों पर पड़ रहे उसके कदमों की आहट दिवाकर के मन में सिहरन पैदा कर रहे थे। धूल भरी राह पर अपनी टॉर्च के उजाले के सहारे वो बढ़ रहा था। उसने अपने मामा के घर की आधी दूरी तय कर ली थी। वो आज से पहले भी इस गांव में कई बार आ चुका था, लेकिन आज की रात वो परिचित गांव बेहद अलग लग रहा था। तभी बगीचे में बिखरी धुंध के बीचों बीच अचानक एक चीख गूंज उठी। ये चीख किसी भी जानवर की आवाज से बिल्कुल अलग थी। दिवाकर ने ऐसी आवाज कभी नहीं सुनी थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई औरत हंस भी रही हो और रो भी रही हो। दिवाकर इस चीख को सुनकर बहुत डर चुका था। उसके सिर से लेकर पांव तक रोंगटे खड़े हो चुके थे। उसने अपने चलने की गति तेज कर दी, लेकिन रास्तों की पगडंडियां उलझी हुई लग रही थी। उसे याद था कि बगीचे के किनारे से ही रास्ता गांव के लिए जाता है, लेकिन आज ये पगडंडियां दिवाकर को पेड़ों के घने साए की गहराई तक ले जा रही थी। शायद दिवाकर रास्ता भटक चुका था। दिवाकर की धड़कनें अब तेज हो चुकी थी। वो किसी भी तरीके से इस वीराने से बाहर निकलना चाह रहा था। उसने एक जगह रुककर खुद से कहा, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं क्या इस बगीचे के चक्कर लगा रहा हूँ? इस जगह से तो मैंने चलना शुरू किया था और फिर उसी जगह आ चुका हूँ। दिवाकर फिर एक बार वहाँ से तेजी से चला। एक जगह पानी के पास उगी लंबी घासों के पास दिवाकर ने देखा कि उनके बीच एक जोड़ी चमकती आंखें उसे घूर रही थी। दिवाकर रुक गया। उसकी सांसें गले में अटक रही थी। वो अपनी टॉर्च की रोशनी से झाड़ी को देखने लगा। तभी एक तेज सरसराहट के साथ घास तेजी से हिलने लगी। दिवाकर ने देखा कि उस घास से छिपकर कोई उसकी ओर बढ़ रहा था। वो कुछ देख पाता इससे पहले अचानक उसकी टॉर्च बंद हो गई। अब दिवाकर के सामने पूरी तरह अंधेरा छा चुका था। तभी उसके सामने एक आकृति उभरी, लंबी और कंकाल के जैसी। दिवाकर अंधेरे में कुछ साफ साफ देख नहीं पा रहा था। ये देखकर दिवाकर बहुत तेज डर गया और अपना सामान लेकर वो दौड़ता हुआ वहां से भाग गया। वो बगीचे के घने अंधेरे में भागता ही जा रहा था। उसका दम फूल रहा था। इस ठंड में भी उसका शरीर पसीने से तर हो चुका था। दिवाकर भागता हुआ उस आम के बगीचे से निकलकर गेहूं के खेतों में आ चुका था। उसने हाँफते हुए अपने पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा था मानो उसका कोई पीछा कर रहा है। खेत में लगी फसलों के बीच से एक बार फिर उस कच्चे रास्ते की ओर बढ़ रहा था कि पास ही एक कुआं नजर आया। दिवाकर ने खुद से कहा, मेरा गला सूख रहा है, पहले रुककर इस कुएं से पानी पी लूं, फिर आगे बढ़ूं। दिवाकर कुएं से पानी निकाल ही रहा था कि पीछे से किसी ने उसे आवाज दी। ये आवाज किसी बूढ़े आदमी की थी जो सुनने में बहुत पतली और अजीब सी थी।
दिवाकर के हाथ से रस्सी छूट गई और बाल्टी एक बार फिर कुएं में तेज आवाज के साथ गिर गई। दिवाकर ने अपने डर पर काबू पाते हुए अपनी गर्दन को आ रही आवाज की दिशा में मोड़ा। उसने देखा कि एक बुजुर्ग आदमी धोती और कुर्ते में उसके पास खड़ा है, जिसने अपने सिर पर गमछा भी बांध रखा था। उस आदमी के चेहरे को देखते ही दिवाकर की जान में जान आ गई और उसने एक लंबी सांस खींचते हुए कहा, ब्रिजवासी काका आप हो? आपने तो मुझे डरा ही दिया था। उस बूढ़े ने कहा। कौन हो तुम और तुम मुझे कैसे जानते हो? दिवाकर ने कहा। ब्रिजवासी काका, मैं दिवाकर, मनोहर मामा का भांजा। ब्रिजवासी काका बोले। मनोहर? ओह हाँ, याद आया। दिवाकर, तुम इतनी रात गए यहाँ क्या कर रहे हो? दिवाकर ने ब्रिजवासी से कहा। काका, मैं अपने मामा के यहाँ जा रहा था, लेकिन आज बस खराब हो जाने की वजह से यहाँ देर से पहुँचा। लेकिन ना जाने आज मैं रास्ता कैसे भटक गया। दिवाकर अपनी आप बीती ब्रिजवासी काका को बता रहा था, लेकिन ना जाने क्यों ब्रिजवासी काका कुएं के पानी को ही लगातार घूरे जा रहे थे। दिवाकर उनके बर्ताव से कुछ परेशान हो चुका था। उसने कहा, काका, आप मेरी बात सुन भी रहे हैं या नहीं? ब्रिजवासी काका ने कहा। हाँ बेटा, इस तरह रात में नहीं घूमना चाहिए। चलो जल्दी चलो, मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। दिवाकर को ब्रिजवासी काका के साथ चलने पर थोड़ी राहत महसूस हुई और वो दोनों बातें करते हुए एक बार फिर गांव की ओर बढ़ चले। बातें करते हुए वो खेतों की मेड़ों की पगडंडी में चल रहे थे। दिवाकर अपने सामान के साथ आगे चल रहा था और ब्रिजवासी काका उसके पीछे पीछे चल रहे थे। दिवाकर ने हंसते हुए कहा, काका संभाल कर चलना, मैं तो कहता हूँ कि आप मेरे आगे आगे चलो। ब्रिजवासी काका बोले। बेटा, अभी सफर बहुत लंबा है, इसलिए आराम से चलते रहो। दिवाकर ने कहा। लेकिन काका, गाँव तो पास में ही है ना? दिवाकर की बात का ब्रिजवासी काका ने कोई जवाब नहीं दिया। दिवाकर ने एक बार फिर पूछा, लेकिन इस बार भी उसकी बातों का जवाब मौन नहीं दिया। दिवाकर को जब कोई जवाब नहीं मिला तो उसने पलट कर देखा। वो हैरान रह गया। उसके पीछे चल रहे ब्रिजवासी काका गायब हो चुके थे। दिवाकर रुक गया और उसने काका काका की आवाज लगाई। वो हैरान होकर चारों ओर देख रहा था। उसकी निगाहें काका को ढूंढ रही थी कि तभी आगे एक बबूल के पेड़ के पास से ब्रिजवासी काका की आवाज आई। अरे बेटा, मैं यहाँ हूँ। तुमने ही तो कहा था कि आप मेरे आगे चलिए, यहाँ आ जाओ। दिवाकर हैरान था कि लाठी के सहारे चलने वाले बूढ़े काका इतनी जल्दी उससे इतनी दूर कैसे निकल सकते हैं। वो उनके पास पहुंचा और वो दोनों एक बार फिर आगे बढ़ चले। चलते चलते काफी देर हो चुकी थी। चिड़ियों की चहचहाहट भी शुरू हो गई थी। आखिरकार वो दोनों मनोहर के घर के बाहर पहुंच चुके थे। दिवाकर ने कहा, काका अंदर आइए। आप रुक क्यों गए? चाय पीकर चले जाइएगा। ब्रिजवासी काका ने कहा। नहीं, मैं चाय नहीं पीता और अब मेरे जाने का समय भी हो गया है, इसलिए मैं रुक नहीं सकता। मालकिन आज मुझ पर बहुत नाराज होंगी, इसलिए मुझे जाने दो। दिवाकर बोला। जैसी आपकी मर्जी, मैं अभी यहाँ कुछ दिन रुकूंगा, आपसे मिलता रहूंगा। ब्रिजवासी काका ने दिवाकर की बातों का कोई जवाब नहीं दिया और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान बिखेरते हुए वो वहाँ से चले गए। दिवाकर ने दरवाजे पर दस्तक दी। मनोहर दिवाकर को देखकर बहुत खुश हुआ। उसके घर वाले भी बाहर आ चुके थे। सभी दिवाकर को देखकर बहुत खुश थे। मनोहर ने कहा, तुम इतनी रात यहाँ कैसे आए? दिवाकर ने सारी बातें अपने मामा मनोहर को बताई। दिवाकर की बातों ने मनोहर और उसके परिवार वालों के चेहरे पर चिंता की लकीरें खींच दी। आखिर ऐसी कौन सी बात थी जिसने मनोहर और उसके परिवार वालों को चिंता में डाल दिया था? आखिर क्या रहस्य था इसके पीछे?